जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है अवामी लीग और दूसरी तरफ से अगर हम कहें मोहम्मद यूनुस के सपोर्टर्स के बीच में हमने देखा कि तनातनी रही। और शहर भर में पूरे ढाका में हमने देखा कि जिस तरह के हालात रहे और शेख हसीना को सजाए मौत की सजा सुनाई गई। अब इस सजा का असर और साथ ही साथ जो शेख हसीना के हम उस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत के ऊपर प्रेशर रहेगा कि शेख हसीना को बांग्लादेश में वापस लाने के लिए। और इस सब में भारत के पास ऑप्शन क्या है, क्या भारत इस प्रेशर में आएगा और किस तरह के हालात डेवलप होंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने लगातार शेख हसीना के एक्सट्रेडिशन को लेकर प्रेशर भारत पे बनाया, लेकिन कितना और क्या-क्या ऑप्शन और किस तरह के आगे डेवलपमेंट नज़र आएँगे, हम इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल अस्थाना। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद आपके चैनल पर बुलाने के लिए और अपने आपके दर्शकों से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर। सर, हम सबको ही अंदाज़ा था कि शेख हसीना को सज़ाए मौत से कम की सज़ा दी नहीं जाएगी और ये एक ही पक्षी फैसला है जहाँ पर ना उनके वकील, ना उनकी मौजूदगी और जिस तरह के भी हालात हैं। लेकिन सर, यूनुस लगातार और बांग्लादेश की हम बात करें, भारत के ऊपर एक्स्ट्राडिशन की का प्रेशर बना ही रहे हैं। लेकिन अब जबकि ये फैसला आ गया है, क्या अब भारत उस प्रेशर में आएगा? क्या क्या अब बांग्लादेश के पास ऑप्शन है और भारत के पास क्या ऑप्शन है? बांग्ला अगर आगे भविष्य देखें हम शेख हसीना का, तो इन सारे जो लोगों के अंदर उत्सुकता है और कहीं न कहीं चिंता है शेख हसीना को लेकर कि कहीं भारत प्रेशर में तो नहीं आएगा, उनको एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया जाएगा। आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे सर। देखिए, इसमें जो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी साइन हुई थी 2013 में, और उस ट्रीटी के तहत बांग्लादेश ने एक्स्ट्राडिक्शन की डिमांड की है भारत की तरफ। लेकिन इस ट्रीटी में कुछ ऐसी प्रोविजन है, प्रावधान हैं, जिसमें अगर भारत चाहे तो उनको नहीं भेजेगा। और जहां तक मेरा अपना मानना है, भारत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस नहीं भेजेगा। एक उसमें प्रोविजन है, एक आर्टिकल 6 है, जो ये कहता है कि अगर पॉलिटिकल कारण से कोई एक्स्ट्राडिक्शन मांगता है तो भारत उसको रिफ्यूज कर सकता है। और दूसरा है, अगर फेयर नहीं होता है, फेयर ट्रायल नहीं है, इस किस्म से प्रावधान बना हुआ है उसके अंदर कि अगर फेयर ट्रायल नहीं है तो भी भारत रिफ्यूज कर सकता है। इस केस में दोनों ही चीजें लागू हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि वो लोग सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे थे। यूनुस और जिन लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया, चाहे वो स्टूडेंट्स थे, चाहे वो बाहरी ताकतें थी, सबने मिलकर एक तरीके से इनका तख्ता पलटने की कोशिश की है, तो ये पॉलिटिकल है। दूसरी चीज, ये फेयर ट्रायल नहीं है। फेयर ट्रायल की डेफिनेशन में ऐसे आता है, और इसकी निंदा जो है अभी यूनाइटेड नेशंस ने, सारी वर्ल्ड की जितनी भी एक्टिविस्ट हैं और संस्थाएं हैं, सबने की है। क्योंकि ऐसा होता है कि कानून में कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें आप किसी को मौत की सजा सुना रहे हैं, तो आपको लिए जरूरी है कि एक तो वो आदमी फिजिकली होना चाहिए, दूसरी चीज उसको अपने आप को बचाने के लिए पूरा मौका मिलना चाहिए, तीसरी चीज, अगर आपने एविडेंसेस कुछ प्रोड्यूस किए हैं या आपके प्रोसिक्यूटर्स हैं जो आपने अपना कोर्ट बना दिया, आपने अपने वकील मुकर्रर कर दिए, उनसे वो सवाल जवाब भी कर सकना चाहिए, जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं। बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के अपॉर्चुनिटी दिए आप किसी को भी मौत की सजा नहीं सुना सकते। ये पूरे वर्ल्ड का एक तरीके से ये व्यू है लॉ के हिसाब से। भारत के अंदर भी जो कानून है उसमें ये शामिल है कि आप किसी को ऐसे मौत की सजा नहीं सुना सकते। आपको याद होगा कि कसब को भी मौत की सजा सुनाने में कितना वक्त लगा था भारत के अंदर, जबकि सारे एविडेंसेस मौजूद थे। तो ये एक तरीके से शैम, या जिसे बोलते हैं ना, नकली ट्रायल है। और इस ट्रायल में जो ये आईसीटी है, अभी आईसीटी जो है, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, ये शेख हसीना ने ही बनवाया था। और ये हुआ था जब 71 में जो लड़ाइयां हुई थी, 71 में, तो उस टाइम में काफी सारे ऐसे थे जमायती इस्लामी जो हार्डकोर रेडिकल इस्लाम वाले हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों की मदद की थी। 3 लाख माताओं बहनों का रेप हुआ था, और उस टाइम में उनको पनिश करने के लिए, उन लोगों के लीडर्स को पनिश करने के लिए ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था।
और इस ट्रिब्यूनल में जाहिर है कि काफी सारे जो रेडिकल लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी, उनको काफियों को सजा भी हुई। और वो लोग एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना, गुस्सा मान के बैठे थे कि कभी अगर बदले का मौका मिलेगा तो हम शेख हसीना से बदला लेंगे। तो अब उन्हें मौका मिला, यूनुस ने उनको मौका दिया, और इसी तरीके से एक उन्होंने आईसीटी गठित किया, जो कि जिसका मैंडेट ये नहीं है, पॉलिटिकल जो केसेस हैं वो आईसीटी के मैंडेट में नहीं है, लेकिन उन्होंने मैंडेट को भी तोड़ मरोड़ के इस केस को ट्रायल कराया, और ट्रायल करा के मौत की सजा भी दे दी। तो अभी मेरा अपना मानना है, और अभी हम देखते हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा सिंपल है। वहां पर जितने भी रेडिकल है, जमायत इस्लामी हैं, जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिले हुए हैं, उनका ताकतवर होना भारत को सूट नहीं करता। हम अगर शेख हसीना को वहां भेज देते हैं तो ये माना जाएगा कि वो, एक तो वो ताकतवर हैं, दूसरे वो भारत पे दबाव बना पाए, और तीसरे वो और ज्यादा हीरो बन जाएंगे कि हाँ, हम तो कुछ भी करें तो हो जाएगा ना। ये मौका जो है भारत नहीं दे सकता उनको किसी भी हालत में। तो जाहिर है कि जो दूसरा ऑप्शन है, इसके अलावा एक ऑप्शन और भी बनता है, वो ये है कि अगर इस किस्म का कोई केस आता है तो भारत बोल सकता है कि ठीक है जी, आप एविडेंस भेजिए, हम यहाँ पे अपने कोर्ट से ट्राई करेंगे, हमें भरोसा नहीं है आपके ट्रायल सिस्टम पर, तो हम अपने कोर्ट से ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर जो है उसमें थोड़ी सी अड़चन आएगी, क्योंकि एविडेंसेस सारे बांग्लादेश में मौजूद हैं, तो वो एविडेंस हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे, तो ट्रायल फिर आधे में लटक जाएगा, थोड़ी परेशानी आएगी। तो मेरा अपना मानना है कि भारत को जो अभी सिचुएशन है, उसमें भारत ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर आप देखें, जो भारत की स्टेटमेंट है वो एक तरीके से डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। ना उन्होंने हाँ बोला, ना उन्होंने ना बोला। ये भी बोला कि हाँ भाई, बांग्लादेश के लोगों के हित में हम सब काम करना चाहते हैं, और सभी पार्टीज के साथ हम वो मिलाप रखना चाहते हैं। तो ऐसे करके भारत ने स्टेटमेंट दी है। मुझे नहीं लगता कि भारत में इतनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी है कि वो शेख हसीना को वापस भेजा जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। सर, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही है कि भारत में इतनी मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि वो शेख हसीना को वापस देगा। और वैसे भी सर, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में अभी जो सरकार है या फिर कहें जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी हुई है, वो तो लेजिटिमेट है भी नहीं। तो उनको किस आधार पर शेख हसीना को उनके हवाले किया जाएगा? और जो ट्रायल हुआ है, जो ट्रिब्यूनल खुद बनाया था शेख हसीना ने, उसका गठन किया था 1971 से, उस सारी, सर आपने वहां पर एक बड़ी अहम बात कही थी कि जितने भी ये इस्लामिस्ट थे, अब जाके कहीं ना कहीं शेख हसीना से बदला ले रहे हैं। तो सर, ये भी तो पॉसिबल है, मतलब ये क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन सब को जिस तरह से मोहम्मद यूनुस ने एकदम सबसे को आजाद कर दिया, ये पूरा एक सिस्टमैटिकली ये सारी चीजें की गई कि उनको इतना हावी कर दिया जाए उन सारी फोर्सेस को, और वो ऑफ कोर्स जो रिजीम चेंज कराया गया, इन सारे एलिमेंट्स को एक्टिवेट करना यही मकसद था, ताकि शेख हसीना को और कमजोर किया जा सके इन लॉन्ग रन। बिल्कुल। देखिए, अगर बांग्लादेश की हिस्ट्री आप उठा के देखें, तो जब पार्टीशन हुआ तो बांग्लादेश में जो पॉपुलेशन थी, मुस्लिम तो है और बंगाली भी है। तो अभी उनके सामने एक तरीके से दो किस्म की पॉपुलेशन हुई। एक पॉपुलेशन ये है जो बोलती है हम पहले बंगाली हैं और बाद में मुस्लिम हैं। दूसरी पॉपुलेशन है जो बोलती है कि नहीं, हम पहले मुस्लिम हैं, बाद में बंगाली हैं। और उसमें कुछ रेडिकलाइज्ड एलिमेंट है, जैसे जमायत इस्लामी। अब क्या हुआ है कि उनके पूरे इतिहास को अगर आप उठा के देखें तो बीच बीच में कभी कभी वो तमगा हावी हुआ है। यानी कि जब बीएनपी की सरकार थी, बीच में कू हुआ, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, टाइम पर यह तमगा हावी हो जाता है। लेकिन उसके बाद में फिर से जो दूसरा तमगा है, जो कि अवामी लीग है और शेख हसीना की पार्टी है, और इस किस्म के लोग हैं जो सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते हैं, और जो दूसरा जो मैंने बताया ना, पहले मुस्लिम वाला जो तमगा है, या जो रेडिकलाइज्ड इस्लाम वाला तमगा है, वो सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं रखते। इसीलिए अगर अभी आपने देखा होगा कि जमायत इस्लामी तो ये कह रहा है कि जी इलेक्शन से पहले इसको शरिया लॉ यहाँ पे घोषित कर दो। वो तो ये बता रहा था यूनुस को कि जो रेफरेंडम है वो शरिया लॉ के लिए रेफरेंडम होना चाहिए। तो
ये ताकतें जो हैं कभी वो हावी हो जाते हैं, कभी ये हावी हो जाते हैं। अब हमें देखना ये पड़ेगा कि क्या अवामी लीग, उसके सपोर्टर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, क्या अवामी लीग इतनी ताकत जुटा पाती है कि वो इनसे लोहा ले सके और फिर से एक बार बांग्लादेश में हावी हो पाए। और दूसरी चीज ये है कि बांग्लादेश के हालात जैसे जैसे खराब होंगे, वैसे वैसे बांग्लादेश के लोग भी परेशान होंगे इस तमगे से। तो ये रिवॉल्यूशन अभी आधा रिवॉल्यूशन है। जो आपने रिजीम चेंज देखा, मेरे हिसाब से ये अनफिनिश्ड एजेंडा है। ये एक बार फिर से जो साइकिल है, उस साइकिल में एक बार फिर से पलटफेर होगा और एक वक्त ऐसा फिर आएगा जब ये फिर से जो है, जो सेक्युलर पार्ट एलिमेंट्स हैं वहां पे, वो फिर हावी होंगे और शेख हसीना के उस वो टाइम होगा जब शेख हसीना के जाने का टाइम होगा। ऐसा है कि अगर आप देखें, अभी तो बांग्लादेश पाकिस्तान के कदम पर चल चुका है और कार्रवाई भी वो वैसे ही कर रहे हैं। तो वैसे ही आपने देखा होगा कि उनके टाइम में भी लीडर हैं दुनिया भर के, जाके बाहर असाइलम लेके बैठ गए। फिर उसके बाद में जब देखा कि हवा छट गई और हमारी हवा चलने लगी वहां पे, तो वो फिर वापस पहुंच गए और सारे अपने केसेस जो हैं वो रिजॉल्व करा लिए। तो ऐसा हुआ है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि, क्योंकि हमें भी ये ध्यान करना पड़ेगा कि भाई हमें भी जितनी सेकुलर ताकतें हैं वहाँ पे उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि भारत के लिए ये जरूरी है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी हो, लोगों की सरकार हो और सेकुलर फोर्सेस वहाँ पर रहें और जितने माइनॉरिटीज़ हैं उनका उनकी रक्षा हो। वो भी भारत के लिए ज़रूरी है। और सेफ और साउंड रहे, सिक्योर रहे और जो आतंकवादी हैं उनको वहाँ पे शरण ना मिले। ये भारत का इंटरेस्ट है और भारत को इस इंटरेस्ट के लिए ये हो नहीं सकता कि हम हर चीज़ जो है वो उनको बढ़ावा देना शुरू कर दें। वो ठीक है, यूनुस जो है वो हल्ला करेंगे, जमाते इस्लामी वाले हल्ला करेंगे, उनको होने दो नाराज, हल्ला करने दो। मुझे नहीं लगता कि भारत को शेख हसीना को वहाँ भेजना पड़े, भेजने के लिए भारत बाध्य होगा, ऐसा नहीं मुझे लगता। जी, बिल्कुल, वो तो है सर, अब तक प्रेशर में नहीं आया तो आगे भी चाहे वो कोई भी किसी भी ट्रिब्यूनल पे कोई भी फैसला ले लें, अपना एक तरफ़ा कुछ भी निकाल के रख सकते हैं, तो भारत ऑफ कोर्स, अगर भारत यूएस के प्रेशर में नहीं आया तो बांग्लादेश तो किस खेत की मूली है। लेकिन सर हमने देखा है कि अभी लेटली शेख हसीना थोड़ा एक्टिव हुई हैं, वोकल हो गई हैं, उन्होंने सारी चीज़ों पर रिएक्शन बोलना शुरू कर दिया है और कहीं न कहीं अवामी लीग भी थोड़ी अब नज़र आ रही है बांग्लादेश में। तो सर क्या हम ये समझ सकते हैं कि शेख हसीना की वापसी के दरवाजे कहीं न कहीं खुलना शुरू हो गए हैं एक बार फिर से बांग्लादेश में? हाँ, अवामी लीग की तरफ से एफर्ट शुरू हो गया है और इसका भी मैं पृष्ठभूमि बताता हूँ आपको। हुँ, आपको याद होगा कि बीच में एक मीटिंग हुई थी बिम्स्टेक में, प्राइम मिनिस्टर मोदी से यूनुस थोड़ी देर के लिए मिले थे। तो उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा कि भाई आप शेख हसीना, आप यकीन कीजिए कि शेख हसीना वहाँ पर अलग अलग बयान ना दें। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ साफ कहा कि देखिए, हमारे यहाँ सबको बात करने की स्वतंत्रता है और पूरी स्वतंत्रता है और वो वैसी रहेगी। तो उससे जो है अ, इसके बाद शेख हसीना ने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देना शुरू कर दिया, बोलना भी शुरू कर दिया, बातचीत भी शुरू कर दी और अभी अवामी लीग भी एक्टिव हुई है। और ये मेरे विचार से बांग्लादेश के लोगों के लिए, उनके भी हित में है, भारत के भी हित में है और मेरे विचार से जितनी सेकुलर ताकतें हैं और जितनी माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश, उन सब के हित में है। क्योंकि भारत किसी के इंटरनल अफेयर्स में तो शायद तो नहीं घुसेगा, लेकिन इतना ज़रूरी है कि वो लोग अगर अपने देश को रेडिकलाइजेशन से थोड़ा-सा, अगर उस पूरी तरीके से रेडिकलाइजेशन निगल ना जाए बांग्लादेश को, अगर ये वहाँ के लोग उसको रोक पाते हैं, तो ये भारत के लिए अच्छी बात होगी, उनके लिए भी अच्छी बात होगी। तो भारत की कोशिश यही रहेगी कि एक तरीके से सेकुलर ताकतों के साथ हम खड़े हों, वहाँ के लोगों के साथ हम खड़े हुए हों और लोगों की भलाई के लिए हम खड़े हों। ऐसे ही भारत सरकार ने स्टेटमेंट्स भी दिया है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो अनइलेक्टेड लीडर हैं यूनुस। तो अनइलेक्टेड लीडर जो है, उनके मैंडेट में ये था नहीं कि आप दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कीजिए, आईसीटी गठित कीजिए, ट्रायल करवाइए। उनके टाइम, उनके मैंडेट में तो ये था कि हालात को सुधारने दीजिए और उसके बाद में जो दंगे हुए थे उनको रोक के और इलेक्शन करवाइए।
लेकिन वो हम्म। तो अपने वो अब खुद लगता है कि कुर्सी नहीं तो वो छोड़ना तो चाहते। जेलेंस्की बन गए हैं, वो एकदम उनको लग रहा है कि एक बार हाँ, अब सत्ता मिल गई है तो बस हम बैठे रहे सत्ता में, ऐसे ही चलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो खुद कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। बल्कि अभी कुछ खबर ये आई थी कुछ पत्रकारों से कि उन्होंने किसी तरीके से इनडायरेक्ट मैसेज भी दिया है उनके प्रेसिडेंट को, बांग्लादेश के, कि भैया अब हम्म। तुम हटो और मेरे को प्रेसिडेंट बनने दो। अगर ये इलेक्शन होता है उसमें मैं प्रेसिडेंट बनना चाहूंगा। तो कुछ इस सर तरीके अब से भी उनके दिमाग में घूम आई रहा है। थिंक वो सत्ता का मजा लग गया ना, एक बार खून कहते हैं लग हाँ। जाता है एक बार तो आसानी से वो छूटता नहीं है। लेकिन सर फरवरी में ये रिपोर्ट थी कि फरवरी में बांग्लादेश में इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हालात हो रहे हैं और जैसे शेख हसीना को सजा सुनाई गई और अवामी लीग को इलेक्शन से ये सारी चीजों से बैन करने की चीजें सामने आ रही हैं, आपको लगता है सर बांग्लादेश में फरवरी में इलेक्शंस हो पाएंगे? क्योंकि फरवरी बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं। तो यूनुस की कोशिश ये है कि ना हो पाए। क्योंकि ये हम्म। इस वर्डिक्ट का एक कारण ये भी है, इसका मतलब एक इसके पीछे जो यूनुस की और जो स्टूडेंट्स हैं कुछ लोगों की, जिन्हें लग रहा है कि हम इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, जो ये नई नई पार्टी बनाई है ना स्टूडेंट्स ने, इनको लग रहा है कि हम जीत तो नहीं पाएंगे। तो इससे बेटर है कि ये अगर इलेक्शन ही ना हो तो बेटर रहेगा। तो वो ये क्या कर रहे हैं कि अभी उन्होंने जैसे ये जो वर्डिक्ट सुना दिया है, मौत की सजा सुना दी है, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और जैसे ही थोड़ी सी भी हिंसा हुई और थोड़ी गड़बड़ हुई प्रोटेस्ट में, तो ये बोलेंगे जी अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम इलेक्शन करा पाएं। और उस बहाने से इसको इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि बांग्लादेश की जितनी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कितना प्रेशर डाल पाती हैं। क्योंकि यूनुस ने पहले भी कोशिश की थी, अगर आपको याद हो। पहले यूनुस बोल रहे थे कि नहीं भैया, जून 26 से पहले मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा। फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रोटेस्ट करा, फिर वहां पे दंगे हुए, फिर दंगे के बाद में यूनुस प्रेशर में आए, फिर बोले अच्छा नहीं नहीं ठीक है, मैं फरवरी में करा दूंगा इलेक्शन। तो ये वो प्रेशर टैक्टिक्स में वो पहले एक बार आ चुके हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई भारत, जो बांग्लादेश की जो जनता है और बांग्लादेश के लोग हैं, वो किस किस्म से इस चैलेंज को से आगे बढ़ते हैं। वो अपने लिए सोचते हैं या वो पाकिस्तान के लिए और रेडिकलाइज लोगों के लिए सोचते हैं। अब ये उनके ऊपर है। तो उसी के मुताबिक मुझे लगता है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, दोनों ही हालत है। जमात इस्लामी को भी देखिए, अगर आप देखिए बांग्लादेश की हिस्ट्री में, जमात इस्लामी अपने दम पर कभी सरकार बना नहीं पाई है। और जमात इस्लामी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, लोग इतना चाहे वो कुछ भी कहें। हालांकि आज की डेट में जरूर काफ़ी हल्ला हो रहा है, नारे लग रहे हैं रेडिकलाइज्ड इस्लाम के बारे में। लेकिन मन ही मन एक नॉर्मल आदमी बांग्लादेश का किसी भी हालत में उन लोगों को वोट नहीं करना चाहेगा जिन्होंने इतनी जातियां होने दी 1971 में और पाकिस्तान की मदद की। हम्म। इतने लोग मरे वहां पर, 30 लाख कहते हैं लोग मरे थे, 3 लाख माताओं बहनों का रेप हुआ था। तो वो चीज भूलता नहीं है, एक जनरेशन भूल नहीं सकती। तो अपने दम पर इनको इलेक्शन में फिलहाल तो जीतना सब थोड़ा भूले हुए मुश्किल है। नजर आ रहे हैं। हाँ, अभी लग रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा बना है। और दूसरी चीज ये है, वहां पे मीडिया का भी थोड़ा अभी कंट्रोल है काफी। अभी इसने बोला है कि जी शेख हसीना का कोई चीज वहां पर टेलीकास्ट नहीं होगी। और हम्म। पत्रकार भी वहां प्रेशर में, ऐसी बात नहीं है, काफी लोग हैं जो रिपोर्ट तो करना मतलब चाहते इन हैं शॉर्ट लेकिन में रिपोर्ट कह नहीं कर सकते हैं पा कि रहे हैं। पूरी तरह से पाकिस्तान के नक्शे कदम पर है, क्योंकि जो पाकिस्तान में बिल्कुल होता है बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल। आईएसपीआर कंट्रोल्ड मीडिया होती है। इमरान हम्म, खान की जिसे वो भी था ना कि इमरान खान की भी चीजें नहीं आप प्रसारित कर सकते हैं सारी चीजें। हम्म, तो वही हम्म, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सर हमें एक्टिवेट होते हुए आईएसआई और पूरी तरह से उनके सारे आर्मी जर्नलिस्ट जिस तरह से विजिट कर रहे थे, तो उसका असर पूरा नजर आ रहा है बांग्लादेश में, हम ये कह सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और सर एक मैं और बात आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से शेख हसीना को लेकर सजाए मौत का फैसला आया है, क्या हम्म, ये जो एक आवामी लीग के लिए कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि समर्थन क्रिएट हो रहा है और लोगों को भी समझ में आ रहा है कि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो जिस काम के लिए आए थे वो कर नहीं पाए, और लोगों को एक इकोनॉमी को थोड़ा कंट्रोल में करने की और बेहतर करने की उम्मीद थी क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से थे। तो लोग त्रस्त हो गए क्योंकि हालात खराब हो गए, इकोनॉमी डाउनफॉल शुरू हो गया, कहाँ जीडीपी की मिसालें दी जाती थी बांग्लादेश का, कहाँ वैसे हालात है। तो ये जो चीजें हैं, क्या ये सारी चीजें शेख हसीना के फेवर में वर्क करेंगी और सजाए मौत को लेकर क्या एक सेंटिमेंट होगा लोगों की, अरे थोड़ा मतलब इनको सपोर्ट किया जाए, ऑल दीज थिंग्स? मेरा अपना मानना है कि जो भी वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, जो हम्म। एनालाइज कर सकते हैं,
वो तो हम्म। उनको तो सबको पता है कि भाई ये यूनुस ने कोई हमारा काम तो किया नहीं है, ये तो हम्म। अपना एजेंडा सॉर्ट आउट कर रहा है। क्योंकि हम्म। ना इकोनॉमी बढ़ी, ना कोई इम्प्रूवमेंट हुआ जॉब्स में या काम में, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम्म। लेकिन दंगे भी हो रहे हैं, और टोटल जो एजेंडा है वो पाकिस्तान को एक तरीके से देश में बेचा जा रहा है, और हम्म। पाकिस्तानी वहाँ पर उनका प्रभाव भी बढ़ रहा है, उनके लोग भी विजिट कर रहे हैं, उनके लीडर्स भी विजिट कर रहे हैं, उनकी एजेंसीज भी विजिट कर रही हैं। और साथ ही साथ एक तरीके से जो ये जिस किस्म का उन्होंने एक्शन लिया, इसका मतलब एजेंडा बिल्कुल सिंपल है कि वो बदला लेना चाह रहे थे, और वो बदले के लिए की भावना से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं। तो ये देश के भविष्य के लिए कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, इतना तो मुझे मेरे विचार से सभी के समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि वो समझ में आना और सड़क पे उतर के उसका विरोध करना, इन दो में थोड़ा-सा फ़र्क है। अब कितना स्ट्रॉन्गली वो लोग यूनुस के खिलाफ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अवामी लीग अभी थोड़ी एक्टिवेट हुई है, और अगर उनको भी पता चल रहा है कि अगर हम एक बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाए, तो फिर काफ़ी हद तक जो है ये देश एकदम रेडिकलाइज्ड ही हो जाएगा, और पाकिस्तान के ढर्रे पे चल पड़ेगा। तो उनके लिए भी डू और डाई सिचुएशन है। और इस हालत में मेरे विचार से अभी टाइम है जब बांग्लादेश की जनता को और अवामी लीग को और इन सब लोगों को खड़े होकर अपने देश की सोवरेनिटी को और सेक्युलरिज्म को बचाना पड़ेगा। क्योंकि जो यूनुस हैं वो तो बाहर के प्रभाव में है, चाहे वो प्रभाव वेस्ट से आ रहा हो, चाहे वो प्रभाव पाकिस्तान से आ रहा हो। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें तो सर एकदम एविडेंट है। लेकिन सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से हमें हालात नज़र आए, चाहे जमात-ए-इस्लामी की बात करें, अवामी लीग और शेख हसीना भारत में हैं और अभी उनकी पार्टी ग्राउंड पे एक्टिवेट होना शुरू हुई है, वो खुद भी थोड़ा वोकल हुई हैं। तो सर आपने जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत ऐसे भी किसी भी देश के इंटरनल मैटर में इस तरह से इंटरवीन नहीं करता। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि भारत को बांग्लादेश को लेकर कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? शेख हसीना को थोड़ा सपोर्ट करें ताकि बांग्लादेश में स्थिति कंट्रोल हो, या नॉर्मलसी आए, उसको लेकर भारत क्या कर सकता है विदाउट इंटरवीनिंग डायरेक्टली? नहीं, विदाउट इंटरवीनिंग डायरेक्टली तो यही है कि शेख हसीना भारत में हैं, हालांकि या भारत फिर ने सर उनको, या फिर हाँ, भारत को इंटरवीन करना चाहिए, ये भी? नहीं, भारत को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भारत के खिलाफ जनता वहाँ की उनकी नफरत हम्म। बढ़ेगी, तो उससे जी। फायदा नहीं है। आपको याद होगा कि मालदीव्स में भी कुछ का ऐसे ही इंडिया आउट के हालात बने थे, हम्म। लेकिन हम्म। भारत ने काफ़ी पेशेंस दिखाया, और हम्म। वहाँ पर हालात चेंज हो गए, और अभी प्रेसिडेंट मुइज़ो जो हैं वो मोदी जी के गुण गाते रहते हैं। हम्म। तो वो जो है इधर भी हालात चेंज होंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि ये अनफिनिश्ड एजेंडा है। ये जो नॉर्मली फाइनली लोगों का सेंस प्रिवेल करता ही है किसी भी देश में। हम्म। भाई अगर आप देखें पाकिस्तान, जब ये ईस्ट पाकिस्तान था तो कोई ना कोई हम्म। तो खड़ा हुआ ना। जब हम्म। जातियां ज़्यादा हो गई थी तो कोई ना कोई खड़ा हुआ, कोई आंदोलन हुआ, तभी तो 1971 आया, तभी तो उसकी हम्म। नौबत आई। तो जाहिर है कि ये एक साइकिल ऑफ इवेंट्स है, और इस साइकिल में कभी जमाती ऊपर होते हैं और कभी अवामी ऊपर होते हैं। तो ये साइकिल जो है ये दोबारा से चेंज होगी, ऐसा मेरा मानना है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत को अपने प्रिंसिपल्स पर मजबूत रहना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारे पास सफिशिएंट लीगल रीज़न है कि बिना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को तोड़े हम उनका एक्स्ट्राडिशन रिफ्यूज़ कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। तो भारत के लिए इतनी कोई बड़ी असमंजस दिक्कत की वाली कैसे? बात नहीं है। हम्म। हम्म। कर पाएँगे हम लोग। तो वही मेरे विचार से काफ़ी सपोर्ट होगा इन लोगों के लिए। जी, तो कहीं न कहीं ये है कि अब वो शेख हसीना को एक वो प्रोटेक्शन मिली हुई है और यहाँ से बैठकर वो फ्रीली काम कर सकती हैं और ऑफ कोर्स एक्टिवेट हो रही हैं, अपने जो समर्थक हैं, उनको भी थोड़ा बल मिल रहा है क्योंकि वो बाहर आ रही हैं, तो उस तरह की स्थिति पैदा हो रही है और ऑफ कोर्स जो इतना लंबा समय मिला है, जनरल पब्लिक को भी ये रियलाइज़ हो चुका है कि जो यूनुस कर रहे हैं और जो शेख हसीना करती आई, उसमें कितना अंतर है। क्योंकि हर कहीं भी चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भारत हो या किसी भी देश के नागरिक हो, हर आदमी आम आदमी को सरोकार होता है
डेवलपमेंट से, रोजगार से और अपनी रोजी से। और बांग्लादेश में स्थिति लगातार अनस्टेबल हो रही है, और फिर पाकिस्तान इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है, ये भी बहुत सारे लोगों के लिए कंसर्निंग है। तो अब देखते हैं कि बांग्लादेश में हालात किस तरफ जाते हैं, और ख़ासतौर से शेख हसीना की वापसी कब तक मुमकिन हो पाती है। और इलेक्शंस होते हैं फरवरी में, ये भी अभी थोड़ी सी स्थिति ऐसी ही बनी हुई डामाडोल है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू।